गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने कुछ मेडिकल सर्जिकल की डिजीज़ के बारे में किया था, तो आज भी हम मेडिकल सर्जिकल की डिजीज़ ही करने जा रहे हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे एब्डोमिनल रीजन से जुड़ी हुई एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन डिजीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। होप सो आप सब लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। अगर समझ में आता है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज की हमारी डिजीज़ है पेप्टिक अल्सर, जो कि आमतौर पे हमने सुना है कि लोग हमें कहते हैं कि पेट में जलन हो रही है या खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन जैसा लगता है, या पेट में हमारे गैस बन गई है, जो कि हम काफ़ी लोग खाना खाने के बाद इस बात की कंप्लेंट करते हैं। तो ये जो हमारी डिजीज़ होती है वो इसी से जुड़ी हुई है, जो कि है हम जिसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो सबसे पहले हम पेप्टिक अल्सर में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशंस, उसके सिम्टम्स, फिर हम आएंगे उसके कॉजेज़ पे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें उसकी डेफिनेशन की, तो पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर में फॉर्मेशन होता है अल्सर का। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। कहाँ कहाँ पे? हमारा इसोफेगस में, स्टमक में एंड हमारे ड्यूडनम में। ड्यूडनम में जब एरोजन हो जाए या हमारा फॉर्मेशन हो जाए अल्सर्स का, तीन जगह इस पे इन्वॉल्व होती हैं, हमारा इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडनम। फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडनम। जो हमारी लाइनिंग होती है स्टमक की, उसमें फॉर्मेशन हो जाना, उसमें इन्वॉल्व हो सकता है हमारा मे भी हमारा ड्यूडनम हो ओनली, मे भी हमारा स्टमक हो, और मे भी हमारा इसोफेगस हो ओनली। बट मे भी हो सकता है कि वो तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो, तीनों जगह पे फॉर्मेशन हो जाए अल्सर्स का। और या हो सकता है मे बी ऑन सिंगल हमारा इसमें इन्वॉल्व हो, सिंगल जगह हमारे इसमें इन्वॉल्व हो। तो ये डिफाइन करना कि अब इसोफेगस है तो उसको क्या कहेंगे, स्टमक में अल्सर है तो इसको क्या कहेंगे, और अगर हमारा ड्यूडेनम में अल्सर है तो हम इसको क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा डायग्राम अगर हम बात करें, अगर हम डायग्राम की बात करते हैं इसकी, इसोफेगस की या अल्सर की, इसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम में, तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा कुछ इस तरीके से होता है। हमारा स्टमक, ये हमारी इसोफेगस आ गई है, ये हमारा स्टमक आ गया, और ये हमारी ड्यूडेनम नीचे चली गई है। ये हमारे यहाँ पे स्टमक पाइलोरस होता है। तो ये स्टमक हो गया, ये इसोफेगस हो गया, और ये ड्यूडेनम हो गया। करेक्ट? मे भी आपको डायग्राम अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ये हमारा इसोफेगस आ जाता है, फिर हमारा स्टमक आ जाता है, और ये फिर हमारा ड्यूडेनम अटैच होता है। ये तीनों चीज़ें आपस में अटैच ही होती है। ओके, मे भी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें कॉजेज़ की, किस वजह से फॉर्मेशन, जो हमारा अल्सर की फॉर्मेशन है वो किस वजह से हो जाती है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इटियोलॉजी या हमारा कॉजेज़ फैक्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इटियोलॉजी। अगर इटियोलॉजी की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन कॉज अल्सर का पाया जाता है एच पाइलोरिक इन्फेक्शन। एच पाइलोरिक इन्फेक्शन। तो एच पाइलोरिक इन्फेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। तो वो कैसे इन्फेक्ट कैसे करता है, उससे अल्सर कैसे होता है? तो हम सबसे पहले देखते हैं, जो मैंने बताया कि आपको जो लाइनिंग होती है इसोफेगस की, वो हमारी अफेक्टेड होती है। स्टमक की, मे बी इसोफेगस की या मे बी ड्यूडेनम की, वो हमारी अफेक्टेड होती है। तो जो हमारी म्यूकोसा होती है, म्यूकोसल लेयर होती है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, फॉर एग्जांपल स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो हमारा HCl जो हमारा सीक्रेट होता है, जो हमारा HCl बन रहा है बॉडी के अंदर, ये क्या करता है आपको पता है? जो HCl होता है, HCl क्या करता है? किसी भी चीज़ को तोड़ देता है या किसी भी चीज़ को गलाने का काम करता है। इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन आवर न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन, ये सब को हमारा तोड़ने का और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, गलाने का, मतलब हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो क्या चीज़? HCl। अब HCl हमारा क्या काम कर रहा है? डिस्ट्रॉय करने का। ओके, तो HCl जो हमारा पेट में हमारा है, जो जा रहा है,
और हमारी पेट की जो म्यूकोसा होती है वो क्या करती है, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है या मे बी स्टमक की लेयर आप कह सकते हो, इन्वॉल्विंग ऑल्सो इंक्लूडिंग ईसोफेगस, ड्यूडनम एंड स्टमक, इससे ये क्या करता है, ये एज ए बैरियर काम करता है। क्या चीज़? म्यूकोसा। ये हमारी कोई भी अगर एक चीज़ होती है, हमारी जैसे ये चीज़ है और हम लाइनिंग हो गई, ये हमारा HCl हो गया, तो जो हमारी म्यूकोसा हो गई वो प्रोटेक्ट करता है, एज ए बैरियर प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। क्या चीज़? HCl, लाइनिंग दैट इज HCl, ये बैरियर फंक्शन का काम करता है, बचाने का काम करता है। लेकिन ये क्या होता है कि जो हमारा H पाइलोरिक, जो ये हमारा H पाइलोरिक इन्फेक्शन है, वो उसने हमारी म्यूकोसा लाइनिंग का इम्पेयरमेंट कर दिया। जो म्यूकोसा हमारे एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रही थी, इस इन्फेक्शन की वजह से ये हमारी प्रोटेक्शन का काम नहीं कर पा रही है, ये बैरियर का काम नहीं कर पा रही है, जिससे कि हमारी लाइनिंग है वो इफेक्टेड हो गई है या इफेक्ट उस पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से अल्सर का फॉर्मेशन हो गया है। मे बी आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी म्यूकोसा होती है वो एज ए बैरियर, एज ए प्रोटेक्शन काम करती है। किससे? HCl से। किसके? लाइनिंग का। हमारा जो ईसोफेगस है, हमारा स्टमक है, ड्यूडनम है, उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है बैरियर का काम करके। लेकिन जो ये पाइलोरिक H पाइलोरिक इन्फेक्शन होता है वो इस म्यूकोसा लेयर को इम्पेयर कर देता है, जिसकी वजह से अपना काम नहीं कर पाता है और हमारा ये HCl डायरेक्ट लाइनिंग को अफेक्ट करता है, जिससे कि अल्सर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा H पाइलोरिक कैसे हमारा अफेक्ट करता है पेप्टिक अल्सर, कैसे इसे पेप्टिक अल्सर हो सकता है, H पाइलोरिक इन्फेक्शन। तो सेकंड है अब हमारा एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl, एक्सेसिव सीक्रिएशन ऑफ HCl। ओके, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl में क्या हो जाएगा कि हमारा जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा HCl का सीक्रेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से भी हमारा अल्सर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि हमारी जो अल्सर की लाइनिंग है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्सर का फॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा हो रहा है और म्यूकोसा अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। तीसरा हमारा आ जाएगा हैवी स्मोकिंग। हैवी स्मोकिंग क्यों? जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें भी अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग स्मोकर होते हैं या जो भी हमारा सोर्स होता है स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह कुछ भी, उसमें क्या होता है HCl के प्रोडक्शंस होते हैं, जिससे कि हमारा HCl का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो हेल्प करते हैं, उसमें ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिससे कि HCl हमारा इंक्रीज बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो इसका हमारा तीसरा रीज़न हमने माना एटियोलॉजी में हैवी स्मोकर, जो हैवी स्मोकर होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इमोशनली डिसेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स 4 हमारा पॉइंट है इमोशनली डिसेबिलिटी। इमोशनल डिसेबिलिटी कैसे? जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं उनमें HCl का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है हमारा HCl का, जिससे कि अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। जो लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या इमोशनली अनस्टेबल्ड होते हैं, किसी भी वजह का स्ट्रेस, डिप्रेस्ड या अनस्टेबल जो होते हैं। फिर हमारा आ जाएगा स्पाइसी फूड। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं या उनका फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसीज और मसाले या मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें भी HCl का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे कि अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट और एक हमारा है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा अगेंस्ट HCl। जो गैस्ट्रिक का जो म्यूकोसा होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ HCl, जिसकी वजह से HCl का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगेन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ये थे हमारे कुछ कॉजेज। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हमने पढ़ लिए कॉजेज और एटियोलॉजी, जिसमें कि पाइलोरिक एसिड, जो कि पाइलोरिक इन्फेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया मेन पाइलोरिक
H पाइलोरिक इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन कैसे हुआ वो भी मैंने बताया आपको कैसे। जो हमारे वो म्यूकोसा जो थी हमारे प्रोटेक्शन का काम एज ए बैरियर का काम कर रही थी, लेकिन जिसकी वजह से इस इन्फेक्शन की वजह से उसमें इम्पेयरमेंट हो गया म्यूकोसा में और डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है हमारी लाइनिंग को, क्या चीज़, HCl। फिर हमारा एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl, जब हमारे बहुत ज़्यादा सीक्रेशन होने लग जाता है HCl का तो भी अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। हैवी स्मोकर कैसे कि जो स्मोकिंग का सोर्स होता है हमारा उसमें HCl के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे कि अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। इमोशनली डिस्टर्ब में HCl का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, बहुत ज़्यादा सीक्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब होने की वजह से HCl का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है और अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर है हमारा स्पाइसी फूड में है हमारा जब हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना हम खाते हैं जिसकी वजह से अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इटियोलॉजी और हमारी डेफिनेशन अबाउट द अल्सर। अब हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के अल्सर कौन कौन से और किस किस जगह पे होते हैं और कैसे वो अफेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा टाइप्स। तो स्टूडेंट्स हमने टाइप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एक तो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी। फर्स्ट हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू लोकेशन को हमने अल्सर को डिवाइड किया है कैसे। अब फर्स्ट है हमारा ईजोफेगल अल्सर। ईजोफेगल कैसे, ईजोफेगल अल्सर हमारा हो जाता है जब अल्सर जब हमारा प्रेजेंट होता है 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। जैसे कि हमारा ईजोफेगस आ रहा है, ये हमारा ऐसे स्टमक आ गया है, ये मैंने कॉमन डायग्राम बना लिया है जिसको कि मैं तीनों जो हमारा अल्सर हो रहा है ईसोफेगस हो रहा है, एक तो हमारा ईसोफेगस होगा, दूसरा हमारा स्टमक अल्सर होगा, तीसरा हमारा होगा ड्यूडनल अल्सर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कुछ डायग्राम है, ये तो है हमारा ईसोफेगस, ये आ गया हमारा स्टमक, ये यहाँ पे पाइलोरस, ये हमारा आ गया ड्यूडनम। ओके, तो ये हमारी तीनों चीज़ें हैं। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ईजोफेगल अल्सर। ईजोफेगल अल्सर तब होगा जब हमारा अल्सर जो है वो यहाँ होगा, ईसोफेगस 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। जब हमारा अल्सर होगा कहाँ पे, ईसोफेगस यहाँ, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ईसोफेजियल अल्सर। इस चीज़ को हम कहेंगे ईसोफेजियल अल्सर। अगर हमारा अल्सर का पार्ट ये है, ईसोफेगस में इन्वॉल्व है, ईसोफेगस में जो हमारी अल्सर की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा स्टमक। स्टमक कैसे अफेक्टेड होगा, स्टमक अगर हमारी, ये हमारा पाइलोरस आ गया है, स्टमक कैसे, अगर हमारे अल्सर की फॉर्मेशन यहाँ होती है, गॉट इट, अगर हमारा अल्सर की फॉर्मेशन यहाँ होगी दैट इज कॉल्ड स्टमक अल्सर। आफ्टर दैट अगर हमारा अल्सर की फॉर्मेशन स्टमक के बाद ये हमारा ड्यूडनम आ गया है, अगर हमारा अल्सर की फॉर्मेशन ड्यूडनम में होगी दैट इज कॉल्ड ड्यूडनल अल्सर। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने टाइप्स को दो चीज़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट तो हमारा अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन हमारे तीन है। अगर हमारे ईसोफेगस में अल्सर होगा तो हम ईसोफेजियल अल्सर कहेंगे, अगर हमारा स्टमक में अल्सर होगा तो हम स्टमक में अल्सर कहेंगे, और तीसरा अगर ड्यूडनम में अल्सर होगा दैट इज तो हम ड्यूडनल अल्सर कहेंगे। तो ये है हमारी सिचुएशन को हमने लोकेशन के अकॉर्डिंग जो टाइप्स को हमने डिवाइड किया है, क्या चीज़, अल्सर को। याद रखिए 3 टाइप्स में हमने अकॉर्डिंग टू लोकेशन इसको डिवाइड किया है, ईसोफेजियल अल्सर, स्टमक अल्सर एंड ड्यूडनल अल्सर। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे टाइप्स में अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी में अब कैसे मैं पहले भी क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि सीवियरिटी कंडीशन की हम दो चीज़ों में रखते हैं। कैसे? एक तो होती है हमारी अक्यूट और एक होती है हमारी क्रोनिक। अगर आपने पहले क्लासेस देखी हो तो आपने देखा होगा कि अक्यूट और क्रोनिक में मैंने डिफरेंस पहले भी बताया है कि अक्यूट जो चीज़ हो, अक्यूट डिजीज़ जो हमारी होती है वो एक तो सडन होती है और शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ये मेन डिफरेंस है। अक्यूट जो होती है वो एक तो सडनली होगी हमें डिजीज़ और वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और जो क्रोनिक होती है वो लॉन्ग पीरियड में होती है और स्लोली जनरेटेड डिजीज़। दो डिफरेंस है मैं आपको बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी में एक अक्यूट कंडीशन होती है और एक क्रोनिक कंडीशन होती है। वो मैं किसी भी डिजीज़ के लिए आप देख सकते हैं ये, या किसी भी डिजीज़ में अक्यूट एंड क्रोनिक जो चीज़ होती है वो सेम ही रहेगी, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, चाहे वो अदर डायरिया आप ले लो या कोई भी अदर कंडीशन ले लो। जो अक्यूट एंड क्रोनिक की डेफिनेशन है वो सेम ही है। अक्यूट क्या होता है? जो कि आपका शॉर्ट पीरियड और सडनली ग्रेजुएट होता है, जो सडनली आपको बन जाती है या बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होती है। क्रोनिक वो डिजीज़ होती है जो कि लंबे समय से चलती आ रही है और वो फैलती जा रही है और फैलती जा रही है, और उसने अब क्रोनिक उग्र रूप धारण कर लिया है उस डिजीज़ ने। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अक्यूट एंड क्रोनिक। तो अक्यूट एंड क्रोनिक एक मैंने आपको बताया सडनली एंड शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और क्रोनिक जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, परसिस्टेंट होती है, मतलब लंबे समय से। अब अल्सर में अक्यूट एंड क्रोनिक का क्या काम है वो मैं आपको डिफाइन करती हूँ। तो फर्स्ट अक्यूट, मैं आपको पहले अक्यूट के बारे में बताऊंगी कैसे। जो हमारा पेप्टिक अल्सर है उसमें अक्यूट कैसे होगा, तो इसके लिए आपको स्टमक की लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डीपली जानना पड़ेगा। तो ये हमारे स्टमक की देखिए 4 लेयर होती हैं इस तरीके से। ये हमारी स्टमक की 4 लेयर हो गई हैं। गॉट इट? स्टमक की हमने 4 लेयर जो कि मैंने यहाँ पे बता दी हैं। वो 4 लेयर कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इनर लेयर जो स्टमक के अंदर वाली, मतलब स्टमक हमारा यहाँ है तो स्टमक के बाद से ये तो होगी हमारी सुपरफिशियली। स्टमक की अगर सुपरफिशियली की बात करेंगे दैट इज द स्टमक सुपरफिशियली लेयर एंड दैट इज द आउटर। अगर हम ऊपर से बात करेंगे तो दैट इज द सुपरफिशियली। तो स्टमक की सुपरफिशियली लेयर होगी हमारी ये। तो इसको हम कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं म्यूकोसा। दैट इज म्यूकोसा, दैट इज सबम्यूकोसा। जो सबसे सुपरफिशियल लेयर थी ये है हमारी म्यूकोसा, दैट इज सबम्यूकोसा एंड दैट इज मस्कुलर। और जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज सिरोसा। तो ये हमारी 4 लेयर है स्टमक की। जो सुपरफिशियल लेयर है स्टमक की, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर एंड सिरोसा। तो अक्यूट कंडीशन में क्या होता है? अक्यूट कंडीशन में होता है इट इन्वॉल्व ओनली म्यूकोसा लेयर। जो हमारी म्यूकोसा लेयर है सिर्फ वो ही इन्वॉल्व होती है, उसी में अल्सर वही अफेक्टेड होती है जिसमें कि अल्सर की फॉर्मेशन हुई है। दैट इज अक्यूट, मतलब कि अभी हुआ है, जस्ट ये इन्फेक्शन की स्टार्टिंग है, अल्सर के फॉर्मेशन की बिल्कुल ही शुरुआत है। क्यों? क्योंकि अभी इसने इसी लेयर को अफेक्ट किया है। ये कौन सी है हमारी? म्यूकोसा। तो हम अक्यूट में क्या बोल सकते हैं? इट्स हैविंग सडनली एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो अक्यूट अल्सर है हमारा वो इट्स हैविंग ओनली अक्यूट एंड शॉर्ट पीरियड एंड इन्वॉल्व ओनली द सुपरफिशियली लेयर ऑफ द स्टमक एंड इन्वॉल्व ओनली ओनली, क्योंकि सिर्फ ये लेयर अभी हमारी अफेक्टेड है। अक्यूट में सिर्फ एक ही लेयर और सबसे सुपरफिशियली लेयर अफेक्टेड होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज किया है। सुपरफिशियली लेयर ऑफ द स्टमक। होप सो आपको अक्यूट कंडीशन हमारी क्लियर हो चुकी होगी कि अक्यूट क्या है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अक्यूट
कैसे हमने इसको बोला है, स्टमक की 4 लेयर होती हैं, 4 में से जो सुपरफिशियली लेयर होती है हमारे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर एंड सिरोसा। acute में it's involve only the superficial layer of the stomach, that is the mucosa layer. अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी एक्यूट आपको क्लियर हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हम नेक्स्ट देखेंगे, वो है हमारी क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन में कैसे होगा, क्रोनिक कंडीशन, ओके। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 4 लेयर हमारे स्टमक की होती है, इसमें फिर से हमें 4 लेयर के तरफ जाना पड़ेगा। ये थी हमारी म्यूकोसा, ये थी हमारी सब म्यूकोसा, ये थी हमारी मस्कुलर और ये थी हमारी सिरोसा। तो ये थी हमारी सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्टमक। तो इसमें हमारा क्या है, एक तो हमारी इन्वॉल्व होगी, ये तो हमारी इन्वॉल्व है, ये तो हमारी इन्वॉल्व रहेगी, बट इसके साथ हमारी मस्कुलर सब म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर भी हमारी इन्वॉल्व हो जाएगी, किसमें, अल्सर में। दैट इज द कॉल्ड क्रोनिक कंडीशन या क्रोनिक सिचुएशन ऑफ द डिजीज। क्यों, क्योंकि अब इसने हमारे इसके साथ साथ हमने इसको, एक तो हमारा ये ध्यान रखिए कि अगर हम नॉन ट्रीट करते हैं, अगर हमें अक्यूट कंडीशन थी, अगर हमने उसको नॉन ट्रीट, इफ वी नॉट ट्रीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू क्रोनिक कंडीशन। अगर हम किसी भी डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आगे जाके थोड़ा सा भयानक रूप ले लेती है और वो अनट्रीटेबल हो जाती है, जिसको या तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम उसको क्रोनिक अक्यूट कंडीशन को ही हमने ठीक नहीं किया है तो क्रोनिक ऑफकोर्स इन्फेक्शन तो बढ़ता ही चले जाएगा। पहले क्रोनिक में, अक्यूट में उसने क्या लिया था, सिर्फ इसको, इस लेयर को इन्वॉल्व किया था, अचानक से हुआ था और शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ था कि शॉर्ट पीरियड, तब हम उसको कहेंगे जब हमने उसको ठीक कर लिया है, वो ठीक हो गया। लेकिन हमने उसको ट्रीट नहीं किया और उसके बाद इससे इन्फेक्शन इसमें और इसके बाद इसमें, ये तीनों लेयर को इन्वॉल्व कर लिया है, दैट इज म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलर। तो ये हमारी हो जाएगी क्रोनिक कंडीशन। इट इन्वॉल्व द 3 लेयर ऑफ द स्टमक। तो ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है और लंबे समय की कंटिन्यूस, बिकॉज हमने इसको ठीक नहीं किया था, ट्रीट नहीं किया था, इसके लिए मेडिकेशन नहीं ली थी। उसके बाद इस लेयर से इस लेयर के बाद इस लेयर में, तो ये हमारे अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू बोथ अक्यूट एंड क्रोनिक। होप सो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे टाइप्स अबाउट द अल्सर। फर्स्ट तो हमने डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सेकंड हमने लिया है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि कैसे कैसे होता है हमारे शरीर में पैथोफिजियोलॉजी। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।